सो दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब माइक्रोमैक्स के फोन्स दे धनाधन बिका करते थे। जहां देखो वहां सबके पास माइक्रोमैक्स के ही फोन्स हुआ करते थे। पर आज ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स और बाकी सारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये सारे आखिर कहाँ जा चुके हैं? क्या ये कंपनीज इवन एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे या नहीं? तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 2010 से 2011 की, जब काफ़ी सारे इंडियंस स्मार्टफोन्स की तरफ मुड़ रहे थे। इसका मतलब कि काफ़ी सारे लोग स्मार्टफोन्स अडॉप्ट कर रहे थे, जिसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाकर माइक्रोमैक्स ने चाइना से फ़ोन लाकर इंडिया में बेचना शुरू किया। तो वो चाइना से किस तरह के फ़ोन लेके आता था? तो चाइना, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड के लिए। ये काफ़ी टाइम पहले से भी हुआ करता था। तो वहाँ पर ऐसे ODM मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते हैं जो कि स्मार्टफोन्स को बनाते हैं विदाउट एनी ब्रांडिंग, यानी कि ये काफ़ी आउटडेटेड, काफ़ी चीप टाइप के फ़ोन्स होते हैं जो कि ये ODM मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। तो माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज वहाँ पर जाकर उन फ़ोन्स को अपने देश में लेके आकर अपनी ब्रांडिंग उसमें छापकर बेचा करते थे। तो माइक्रोमैक्स ने भी सेम यही किया। माइक्रोमैक्स के पास ना ही कोई R&D टीम थी, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग हब था। उसने बस चाइना से फोन्स उठाकर यहाँ लेके आकर डंप करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं था कि माइक्रोमैक्स के सारे फोन्स बेकार हुआ करते थे। जब के टाइम से अगर देखा गया तो माइक्रोमैक्स के फोन्स काफ़ी अच्छा हुआ करते थे, क्योंकि इंडिया में फीचर्ड फोन का काफ़ी ज़्यादा चलन हुआ करता था। अब स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। सैमसंग और HTC जैसी कंपनी तब भी एग्जिस्ट किया करती थी, पर ये सारे कंपनीज के जो प्राइसेस हुआ करते थे वो पूरे 25-30 हज़ार के ऊपर हुआ करते थे, जिसकी वजह से एक आम इंडियन कंज्यूमर इन सारे चीज़ों को, इन सारे फ़ोन्स को बाई नहीं कर पाता। तो वही माइक्रोमैक्स ने क्या किया, चाइना से ये सारे फ़ोन्स उठाकर यहाँ लाकर उसे 6 से 10 हज़ार के बीच के प्राइस रेंज में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंडियन लोग स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए और वो लोग सारे इन माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज में जाना शुरू किया, क्योंकि ये माइक्रोमैक्स के फोन्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे। तो इसीलिए इंडियंस ने भी इन्हीं फोन्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। सिर्फ माइक्रोमैक्स ही नहीं, बल्कि ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज हुआ करते थे पहले जो कि इंडिया के हुआ करते थे, जो कि नाम से बस इंडिया के हुआ करते थे, जैसे कि लावा हो या कार्बन हो। ये सारे ही कंपनीज बस चाइना से फ़ोन उठाकर लाते थे और यहाँ पर उस पर अपनी ब्रांडिंग लगाकर बेचा करते थे। स्पेशली माइक्रोमैक्स के पास तो कोई R&D टीम भी नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं, बल्कि माइक्रोमैक्स के फोन्स में तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आया करता था। तो ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। माइक्रोमैक्स एक काफ़ी बड़ी ब्रांड बन चुकी थी इंडिया में। उसकी सेल्स का मुकाबला इंटरनेशनल कंपनीज भी नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आप अभी जानते हैं कि सैमसंग एक इतनी बड़ी कंपनी है, पर उस टाइम पर माइक्रोमैक्स ने भी सैमसंग को बीट कर दिया था सेल्स में। तो आप जान सकते हैं कि माइक्रोमैक्स कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी उस टाइम पर। तो ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स आज के टाइम पे हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है? इस फोन्स को अभी हम मार्केट में कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसकी मेन वजह है कि उस टाइम पर जब माइक्रोमैक्स काफ़ी बूम पे था, तब काफ़ी ज़्यादा दूसरे ब्रांड्स भी इंडिया में आने लगे, स्पेशली चाइनीज़ ब्रांड। चाइना को ये समझ आ चुका था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है स्मार्टफोन्स के लिए, इसीलिए चाइनीज़ के काफ़ी सारे ब्रांड्स इंडिया में आने लगे और अपने स्मार्टफोन सेल करने लगे काफ़ी लो प्राइस में, और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करने लगे, हमें काफ़ी अच्छे फीचर भी प्रोवाइड करने लगे। तभी आया था Xiaomi एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि इंडिया में आते ही उसने एक धमाका सा कर दिया था। उसका Mi 3 फ़ोन, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन हुआ करता था, जो कि वो हमें सिर्फ 13,000 में प्रोवाइड किया करता था। तो आप समझ रहे होंगे कि Xiaomi ने आकर किस तरह मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट किया। अभी भी माइक्रोमैक्स को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि Xiaomi ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने फ़ोन बेचा करता था। वो एक फ्लैगशिप फ़ोन था, जिस वजह से फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग वेबसाइट्स पर अपने फ़ोन्स को बेचा करता था। पर इन ऑनलाइन शॉपिंग पर इंडियन ज़्यादा कुछ ट्रस्ट नहीं किया करते थे वो टाइम पर ये सब नया हुआ करता था, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियंस ये सारी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते थे, ऑनलाइन वगैरह वगैरह। तो इसीलिए माइक्रोमैक्स अभी भी डोमिनेट कर रहा था पूरी मार्केट को, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केट में अपने स्मार्टफोन्स खरीदा करते थे और उसी ऑफलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स डोमिनेट किया करता था। हर जगह माइक्रोमैक्स के फ़ोन हुआ करते थे। मोटोरोला ने भी अपने एक फ़ोन लॉन्च किया जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। जो लोग रिव्यूज़ देखा करते थे, जो लोग रिव्यूज़ देखकर बाई किया करते थे, वो लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि वो टाइम पर Xiaomi और मोटोरोला, ये दोनों ने कितना अच्छा तरीके से धमाका किया था स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। पहले आया था मोटोरोला, उसके बाद आया था Xiaomi। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अपने स्मार्टफोन बेचा करते थे। तो इसीलिए अभी भी माइक्रोमैक्स काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। तो फिर एंट्री हुई ओप्पो और वीवो की। ओप्पो और वीवो Xiaomi और मोटोरोला की तरह ऑनलाइन सेल ना कर ये ऑफलाइन मार्केट में घुसे, और ऑफलाइन मार्केट में इस तरह से घुसे कि उन्होंने बहुत ही जल्दी पूरे मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो किस तरह से उन्होंने मार्केट डोमिनेट किया? तो उन्होंने क्या किया कि वो हर जगह एडवर्टाइज करना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, उन्होंने काफ़ी सारा अवेयरनेस फैलाया अपने ब्रांड के बारे में, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमीशन भी दिया करते थे सेलर्स को, जो कि डीलर्स हुआ करते थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा कमीशन भी प्रोवाइड किया करते थे जो लोग इनके फ़ोन्स को सेल किया करते थे। तो इसी के वजह से आज भी हम देखा करते हैं कि आप जब भी ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन बाई करने के लिए जाते हो तो मोस्टली वो लोग आपको ओप्पो और वीवो के फ़ोन से सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ओप्पो और वीवो आज तक भी ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमीशन देता है। तो उसके बाद सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज भी बजट सेगमेंट में आना शुरू कर दी, और ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इस बजट स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे खासे फीचर्स के फ़ोन्स ये लोग कम से कम प्राइस में देने की कोशिश कर रहे थे वो टाइम पे, जिसकी वजह से जैसे टाइम बीतते गया लोग भी ऑनलाइन की तरफ आने लगे, लोगों को भी अवेयरनेस हुआ कि भाई ये माइक्रोमैक्स के फ़ोन काफ़ी पुराने हैं, और वो टेक्नोलॉजी जो माइक्रोमैक्स यूज़ कर रहा है वो सारी हमारे इंडिया की नहीं बल्कि चाइना की है, बस वो चाइना से उठाकर लेके आकर हमें अपना लोगो लगाकर बेचा करता था, अपना ब्रांड लगाकर बेचा करता था। तो लोग जब रियलाइज़ होने लगे, लोग जब यूट्यूब पर यहाँ वहाँ रिव्यूज़ देखना स्टार्ट किए, और तब लोगों ने Xiaomi और इस तरह के ब्रांड्स पर जाना शुरू किया। इसके वजह से माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा और उसके सेल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए। मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे माइक्रोमैक्स ने इवन सैमसंग को बीट कर दिया था सेल्स में। तो आप जान सकते हैं इससे कि माइक्रोमैक्स कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी इंडिया में। धीरे धीरे ये सारे ब्रांड्स, चाइनीज़ ब्रांड्स और सैमसंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में एक के बाद एक फ्लैगशिप फोन्स को बेचने लगे और कम से कम प्राइस रखना शुरू। उसके बाद हुआ ये कि एक के बाद ये सारे ब्रांड जो कि Xiaomi और सैमसंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, ये सारे ने अलग अलग टाइप के फ्लैगशिप फोन्स को बजट प्राइस रेंज में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने लगा उसके सेल्स पर और उसके प्रॉफिट पर। माइक्रोमैक्स ने भी काफ़ी कोशिश की कमबैक करने की, उसने एक कंपनी से टाई अप भी किया था और उसने फ़ोन्स भी लॉन्च किए थे, पर वो भी ज़्यादा कुछ चल नहीं सका, क्योंकि यू फोन्स में भी उतना कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हमें मिला नहीं करते थे, उतने ज़्यादा कुछ फीचर्स हमें नहीं मिला करते थे। तब दौर था स्टॉक एंड्रॉयड का। स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा इंडिया में चल रहा था, और ऊपर से Xiaomi जैसे कंपनीज अपना खुद का MIUI डालकर उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग इन सारे फोन्स पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी को और डाउनफॉल फेस करना पड़ा वो ये था कि ये लोग क्या करते थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग चाइना से स्मार्टफोन्स लेकर आकर इंडिया में बेचा करते थे। वो लोग जाते थे चाइना में और उन्हें कहते थे कि भाई हमें इस तरह का एक फ़ोन बना के दीजिए अनब्रांडेड और हमें इंडिया में शिप कर दीजिए। तो ये लोग इंडिया में यहाँ पर लाकर इन पर अपना ब्रांड लगाकर इन्हें इंडिया में बेचा करते थे। तो इसकी वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री हुआ करती थी इंडिया में। तो जब ये सारे ब्रांड सडनली इंडियन मार्केट में आने लगे और डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो तब माइक्रोमैक्स इसे संभाल नहीं पाया। उसने काफ़ी कोशिश की लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को बनाने की और सेल करने की, पर उससे ये हो नहीं पाया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री थी पुराने फ़ोन्स की। तो वो उसने क्या किया, बस वो फ़ोन्स को बेचना, उस इन्वेंट्री को खाली करने की कोशिश की, अपने स्टॉक को ख़त्म करने की कोशिश की। वो बस किसी भी हाल में लॉस में नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए वो अपनी सारी इन्वेंट्री को खाली करने में पड़ा हुआ था और उसने काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करने में। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स इतनी बुरी तरह गिर गया और एक टाइम पर जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करती थी, वो आज हमें कहीं भी देखने को भी नहीं मिलती है। इसी तरह दूसरे इंडियन ब्रांड्स के साथ भी हुआ, लावा और कार्बन जैसे फ़ोन्स के साथ, जो कि कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम लेटेस्ट फ़ोन्स नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाए, अच्छे प्राइजेस नहीं प्रोवाइड कर पाए, अच्छे फ्लैगशिप फ़ोन्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, जो कि ये दूसरी कंपनी जैसे कि चाइनीज़ या फिर बड़े बड़े कंपनीज हमें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके थे, बल्कि ये फ़ोन्स हमें वही पुराने घिसे पिटे फ़ोन्स दे रहे थे। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कंपनीज अब कमबैक कर पाएंगे? जी हाँ, अगर ये कंपनीज कोशिश करेंगी और नए नए स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करेंगी जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होगा, जिसमें कुछ नया होगा, जिसमें जो कि आज के लेटेस्ट स्पेक्स में होंगे और अच्छे प्राइस रेंज में अगर प्रोवाइड करेंगे, तो जी हाँ, ये कंपनीज वापस से राइज हो पाएंगी, क्योंकि इंडिया मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसे एक दो और ब्रांड्स को लाने में, एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Xiaomi जैसे ब्रांड्स की सबसे बड़ी हिम्मत तो यही थी कि ये सारे कंपनीज हमें इतने कम से कम प्राइस में स्मार्टफोन प्रोवाइड किया करते थे, जिसकी वजह से हम इंडियंस ने भी उन्हीं कंपनीज को चूज़ किया ओवर माइक्रोमैक्स और काफ़ी दूसरे कंपनीज के। ऐसी और एक भी कंपनी जो कि एक टाइम पर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग
फीचर्ड फ़ोन की कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है नोकिया, जिसे आप सब जानते हैं, आप सब ने इसे कभी न तो कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा। तो इस फ़ोन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार नोकिया का डाउनफॉल कैसे हुआ, और आज जो हम नोकिया के फ़ोन देख रहे हैं क्या ये वही नोकिया कंपनी के फ़ोन्स है या फिर कुछ और कंपनी है, और क्या ये कंपनीज वापस से नोकिया के उस ब्रांड को बिल्ड कर पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या ये सारी कंपनीज वापस से कमबैक कर पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि वो कंपनी अगर अब वापस आएगी तो लोग ये सारे दूसरे ब्रांड्स को छोड़कर वापस से माइक्रोमैक्स पे जाना पसंद करेंगे? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।